पाक भारत ताल्लुकात हमेशा से कशीदगी का शिकार रही है। ख़ास तौर पर मसले कश्मीर जो दोनों ममालिक का बड़ा तनाज़ा रहा है। हालिया दिनों में एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने में आया है। शिराज साहब, आपके ख्याल में पाक भारत कशीदगी का क्या रुख हो सकता है? क्या हम मज़ीद शिद्दत की तरफ जा रहे हैं या बेहतरी की कोई उम्मीद है? शुक्रिया शहाब, आपने पूछा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी की सूरत हाल है, जो फ़ौजी तसादम हुआ है, उसके बाद अब आगे क्या होगा या क्या होना चाहिए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आज मैं कोशिश करूँगा कि अपने प्रोग्राम बेलाग तबसरे में हम चंद तजावीज़ जो हम समझते हैं कि हालात को बेहतरी की तरफ ले जा सकती हैं और तसादुम को कंट्रोल किया जा सकता है, वो मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ, जो शायद मैंने पिछले आपके साथ डिस्कशन में भी ये बात कही थी कि जो जंगें हैं, आज के दौर की जो जंगें हैं, वो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें बढ़ रहा है। यानी कि अब इंसानों से ज़्यादा मशीनों पर इन्हिसार, कंप्यूटर्स पर इन्हिसार बढ़ रहा है और हर गुज़रते दिन के साथ जदीद से जदीद तर टेक्नोलॉजी और जदीद से जदीद तर मशीनें जो हैं वो दिफा में, जंग में आ रही हैं सामने। और ये टेक्नोलॉजी जिसको हम इंसानी फलाह व बहबूद के लिए, इंसानी तरक्की के लिए, सेहत के शोबे में, प्रोडक्शन के शोबे में, तालीम के शोबे में, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इंसान को आगे बढ़ाने के लिए दीगर जो साइंस के और टेक्नोलॉजी का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, तो उसके बरक्स अब ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंसान की तबाही व बर्बादी के लिए जदीद से जदीद बढ़ रही हैं। अभी हमने देखा कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ड्रोन्स इस्तेमाल किए और जो फ़ज़ाई मुकाबला हुआ उसमें पाकिस्तान को इसलिए बरतरी हासिल हुई क्योंकि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बेहतर टेक्नोलॉजी थी जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने इस्तेमाल की। और ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जो पायलट्स की जो तरबियत है, जो अमले की जो तरबियत है, वो जो कोऑर्डिनेशन हुआ उसमें उसका भी बड़ा अहम किरदार था। लेकिन इसके साथ साथ जो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल है, जो स्पेस से जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग का, इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान का बेहतर कोऑर्डिनेशन था। थैंक्स टू जो चाइना का पाकिस्तान के साथ जो कोऑपरेशन है दिफा के शोबे में, उसका नतीजा हमने देखा कि हिंदुस्तान पर पाकिस्तान ने अपनी बरतरी दिखाई। इसी तरह पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान में ड्रोन्स भेजे वो तुर्की के बने हुए बताए जाते हैं। तो कहने से मेरा मतलब यह है कि आइंदा आने वाले जो जंग है उसमें ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अफसोस की बात यह है, बदकिस्मती की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को इंसान की फलाह और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय इंसान की तबाही व बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल अगर जंग में होगा, बड़े सग़ीर के इंसान, अरबों इंसान, उनका नुकसान होगा। 2.25 अरब जो है इंसान बसते हैं बड़े सग़ीर पाक व हिंद में, और अगर आप बांग्लादेश को साथ मिलाएं और अफ़गानिस्तान को मिलाएं तो ये तादाद उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं मईशत है, बड़ी मईशत है। हिंदुस्तान ने कई शोबों में तरक्की हासिल की है। पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान कई मामलात में आगे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुस्तान में सब अच्छा है। हिंदुस्तान में अब भी करोड़ों लोग जो हैं वो गुर्बत के ख़ते गुर्बत से नीचे रहते हैं, वो गुर्बत में हैं। वो अगर कहीं वो गुर्बत के ख़त से ज़रा सा ऊपर भी हैं तो उनकी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बेहतर नहीं है। और भी शोबों में, सोशल डेवलपमेंट में, इकनॉमिक डेवलपमेंट में, आवाम की फलाह में हिंदुस्तान जो है वो आगे नहीं। तो अगर हिंदुस्तान इन जो उसके वसाइल हैं, जो उसने तरक्की की है, 5वीं बड़ी मईशत बन गया है दुनिया की, अगर वो अपने इन पैसों को अपने मुल्क के गरीबों पे खर्च करें, अपने मुल्क के इंसानों पे खर्च करें, बजाय इसके कि वो अरबों डॉलर जो हैं वो लगाएं डिफेंस में, और वो फ्रांस से अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी परचेज़ करें, और वो रूस से अरबों डॉलर के दिफाई निज़ाम वो लें, और वो दूसरे ममालिक से वो ये लें,
تو اس سے یہ ہوگا کہ ہندوستان ایک اسلحے کی دوڑ میں جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ اسپیس کی ہے، چاہے وہ AI ہے، اسے وہ دفاع میں استعمال کرے گا، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کے جو غریب لوگ ہیں، ہندوستان کے جو پسماندہ لوگ ہیں، ہندوستان میں جو انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، ہندوستان کے دیہات میں، چھوٹے شہروں میں، مختلف ریاستوں میں، وہ اسی طرح وہ ترقی میں آگے نہیں آ سکیں گے۔ اور یہی حال پاکستان کا ہے۔ پاکستان کو اقتصادی استحکام کی ضرورت ہے، معاشی ترقی کی ضرورت ہے، پاکستان کو اپنا انفراسٹرکچر جو ہے تعمیر کرنا ہے، جو کہ وہ کر رہا ہے چین کی مدد سے، لیکن بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں۔ پاکستان کو انڈسٹری کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کو اپنی برآمدات بڑھانی ہے، پاکستان کو سڑکیں اور ریلوے نیٹ ورکس بڑھانے ہیں، پاکستان کو اپنی ریاست کو، اپنے ڈھانچے کو جدید بڑھانا ہے۔ لیکن پاکستان ایسا اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو اپنے بجٹ کا، اپنی انکم کا، اپنے وسائل کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دفاع میں دینا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے کنسٹرکٹیو پازیٹیو اپروچ کی ہمیں ضرورت ہے جس میں دونوں ملک جو ہیں ساتھ ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں۔ اگر وہ دوستی، ان کی پارٹنرشپ نہیں بھی بنتی، تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو جنگی ماحول ہے، یہ جو جنگ کی حدت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کی جانب سے یہ کہا جانا کہ آئندہ اگر ہندوستان میں کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوا تو پاکستان پر ہم حملہ کر دیں گے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی میچور قوم، کوئی میچور کنٹری ایسا کر سکتا ہے؟ پہلے ہی آپ نے پہلگام میں بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا، پاکستان کو آپ نے مورد الزام ٹھہرا دیا، اس لیے کہ ماضی میں پاکستان کی جانب سے ایسی کارروائیاں کی گئی تھیں۔ اس کو ہر کارروائی کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا، آپ نے یہ نہیں دیا۔ تو آپ نے اس بنیاد پر، اب میں ہندوستان کے سیکولر، ہندوستان کے لبرل، ہندوستان کے سمجھدار عقل مند لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی ایک ایسی لائن اختیار کر چکے ہیں جس میں کہ ریلیجس ایتھنک نیشنلزم کی ہمیں عوامل سے وہ جراثیم ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بڑے جانے پہچانے عالمی سطح پر ایک دانشور سیاستدان ہیں، کمنٹیٹر ہیں، ششی تھرور، کانگریس پارٹی کے وہ پالیٹیشین ہیں، لیکن ان کا پوری دنیا میں احترام کیا جاتا ہے۔ میں ان کا فین ہوں، لیکن جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے، جب سے یہ شروع ہوا، وہ اس کو ہندوستان کے حملے کو ٹھیک قرار دے رہے ہیں۔ وہ پہلگام پر بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام دھر رہے ہیں، اور وہ لائن اختیار کر رہے ہیں جو کہ BJP کی لائن ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ افغان جہاد میں، پاکستان میں جو جہادی کلچر پیدا ہوا ضیاء الحق کے دور میں، اور جو جہادی مائنڈ سیٹ پیدا ہوا، اس میں پھر ایسے لوگ، ایسے جتھے، ایسے گروپس وجود میں آئے جن کی پرورش ضیاء الحق نے کی، حمید گل نے کی، اسلم بیگ نے کی، اور آنے والے جرنیلوں نے کی، جو یہ چاہتے تھے، جو یہ کہتے تھے، اور وہ جو پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں کہ ہم ہندوستان کو توڑیں گے، ہم لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے، ہم نے سوویت یونین کو شکست دی، ہم نے امریکہ کو شکست دی، تو اور سوویت یونین کو توڑا، تو اب ہم ہندوستان کو بھی توڑیں گے۔ یہ سوچ پاکستان میں تھی، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ میں تھی، اشرفیہ میں تھی، اور اس کا نقصان پاکستان کو پھر اٹھانا پڑا۔ ہندوستان میں تو 89 میں مداخلت کی، جہادیوں کو انہوں نے پروموٹ کیا، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ آپ کی رائے میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا ان دونوں ممالک کو عملی اقدامات اٹھانی چاہیے؟ تجویز ہے وہ یہ ہے، بیلاگ تبصرے کے ذریعے، جو ہمارا محدود سا ریچ ہے، لیکن ہم یہ تجویز دینا چاہیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان کو بجائے خود ایسے واقعات کی تحقیق کرنے یا ان کا الزامات لگانے کے، ایک ایسے کمیشن کی طرف جانا چاہیے۔ یہ کمیشن اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بھی بن سکتا ہے، اور یہ کمیشن علاقائی طور پر جو پاکستان اور ہندوستان کے دوست ہیں، جیسے کہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے ممالک ہیں، ان کے نمائندوں پر مشتمل کمیشن بھی بن سکتا ہے، اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بھی بن سکتا ہے۔ اس کمیشن میں ایک ایسے ایکسپرٹ شامل کیے جائیں جو مختلف ممالک سے ہوں، غیر جانبدار ممالک سے ہوں۔ اگر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہو تو مغربی ممالک سے ہو سکتا ہے، مڈل ایسٹ سے ہو سکتے ہیں، ان کے ایکسپرٹس ہوں، جو ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہوں، جو پولیس آفیسر ہوں، جو سیکیورٹی آفیسر ہوں، جو اس میں
जो है एकेडमिक्स को भी शामिल किया जा सकता है जो इन शोबों में माहिर हों, लेकिन जो फील्ड के इन मामलात को देखने वाले हैं एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए। अगर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के है तो रशिया का बड़ी एक्सपर्टी है इसमें, चाइना की बड़ी एक्सपर्टी है, सेंट्रल एशियन ममालिक को शामिल किया जा सकता है, ईरान को शामिल किया जा सकता है। और ये मुत्तफिका कमीशन जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एग्री करना चाहिए, ये कमीशन जब कोई ऐसा वाक़या हिंदुस्तान में हो तो पहले ये कमीशन उसकी तहकीक करे और उसके लिए एक टाइम फ्रेम हो कि किसी वाक़ये के होने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 12 हफ्ते के अंदर अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जा सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन होगी, ये माहिरीन वहाँ जाएंगे, एक्सपर्ट्स वहाँ जाएंगे, अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे, इनको दोनों ममालिक एक्सेस देंगे, इनको साथ फुल कोऑपरेशन और करेंगे। और उसके बाद ये कमीशन ना सिर्फ ये कि इस वाक़ये के बारे में अपनी रिपोर्ट दे, टेक्निकल रिपोर्ट दे और बताए कि ये क्यों हुआ, कोई वाक़या अगर हुआ हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके ज़िम्मेदार कौन हैं, और उसके साथ साथ जब वो ज़िम्मेदारी फिक्स करे तो उसके साथ साथ वो रिकमेंडेशन भी दे कि क्या किया जाना चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो इस वाक़ये में मुलविस हैं या जो इस वाक़ये के ज़िम्मेदार हैं। कि कश्मीर का मसला इन वाक़यात ने साबित किया है कि कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले लिया है, अपने उसमें ज़म कर लिया है। लेकिन हिंदुस्तान का रवैया कश्मीरियों के साथ जो है वो दुरुस्त नहीं है। कश्मीरियों को वो बराबर का शहरी नहीं समझते, वो उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, बल्कि उससे भी बदतर सलूक उनके साथ किया जाता है। अब आप देखें ना कि पहलगाम का वाक़या हुआ, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाकर बेगुनाह कश्मीरियों के घर मस्मार किए, उन्होंने हज़ारों लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हिंदुस्तान के शहरों में जहाँ कश्मीरी रहते हैं उन पर हमले किए गए, उनको धमकाया गया, उनको खौफज़दा किया गया। तो हिंदुस्तान में कश्मीरियों के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है, ये हिंदुस्तान का दाखिली मसला है, लेकिन हिंदुस्तान खुद ये साबित कर रहा है कि वो अपने शहरियों को बराबर नहीं समझता, वो अपने कश्मीरियों को बराबर नहीं समझता। और उन पर ये शक महज इस वजह से किया जाता है कि वो कश्मीरी हैं और मुसलमान हैं और उनको निशाना बनाया जाता है। तो कश्मीर में जो बेचैनी है, कश्मीर में जो अनरेस्ट है और जो अदम इत्मीनान है, उसके नतीजे में कश्मीर के अंदर वाक़यात होंगे, कश्मीर के लोग करेंगे हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ। तो उसको पाकिस्तान पर ठोंसने से बेहतर यह है कि हिंदुस्तान कश्मीर के मसले का पायदार हल निकाले, कश्मीर के मसले को हल करे, कश्मीर के लोगों को मुतमईन करे और कश्मीर के लोगों की राय का एहतराम करे कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। आया वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं? आप ज़बरदस्ती तो लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। इसी तरह इससे बड़े मामले पर जिस पर मैंने पहले इशारा किया शहाब, वो ये है कि हिंदुस्तान में जो बीजेपी है और उसके ज़ेरे असर जो मीडिया है और उसके ज़ेरे असर जो अब ये वहाँ के सेकुलर और लिबरल लोग भी मुतासिर हो रहे हैं इससे कि आप 20 करोड़ मुसलमानों पर शक कर रहे हैं, उनकी हुब्बुल वतनी पर शक कर रहे हैं, उनकी लॉयल्टी पर शक कर रहे हैं और आप उनको सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। देखिए 20 करोड़ तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। चंद हज़ार लोग भी अगर किसी मुल्क में हों और वो मुतमईन ना हो हुकूमत से और वो बगावत पर उतर आएँ या वो एहतजाज पर उतर आएँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब 2 करोड़ के शहर में 20 लोग भी जो हैं वो बदअमनी पैदा कर सकते हैं। 10 करोड़ के मुल्क में चंद हज़ार लोग भी जो हैं अगर वो बगावत पर उतर आएँ, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने लगे तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब देखिए जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनकी तादाद चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं है, मेरा ख्याल है वो 10,000 भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला पैदा किया है। तो ये कहना कि हम मुसलमानों को तशद्दुद के ज़रिए, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को उनको ज़बरदस्ती के ज़रिए हम उनको दबा देंगे, ये कोई राइट अप्रोच नहीं है। इससे आप अपने मुल्क की वहदत को नुकसान पहुँचाएंगे। आप वो डाइवर्सिटी जिसको नेहरू ने और गांधी ने और इंदिरा गांधी ने उसको अपनी स्ट्रेंथ कहा था, उसको आप अपनी वीकनेस बना रही हैं। आप अगर मुसलमानों को यूँ टारगेट करेंगे कि वो जो हैं जनाब वो देखें वो हिंदुस्तान में आके शादियां कर रहे हैं हिंदू औरतों के साथ और वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो हिंदुओं को डोमिनेट करेंगे, भाई कैसे हो सकता है? आपकी आबादी जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है हिंदुओं की, हिंदू हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे। लेकिन मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क की अक़लियत को मुसलमानों को जो है वो टारगेट करें या आप सिखों को टारगेट करें। तो ये हिंदुस्तान को अपने अंदर
मुल्क के अंदर जो उस हिंदुस्तान की जो स्पिरिट है, जो भारत की जो स्पिरिट है, जो एक मल्टी नेशनल मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, उसको रिवाइव करना होगा। और ये जो हेट मॉन्गर है, ये जो नफरत की बुनियाद पर सियासत करते हैं और अपने इस छोटे से सियासी फ़ायदे के लिए एक हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें उनसे खबरदार रहना होगा। और साथ साथ पाकिस्तान में, अगरचे पाकिस्तान ने सबक सीखा है, पाकिस्तान ने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखा है, पाकिस्तान में भी इस सोच को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि जो अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, अच्छे मिलिटेंट और बुरे मिलिटेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मुकम्मल रिजेक्ट करना होगा। पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क नहीं है, एक नॉर्मल सोसाइटी नहीं है। ये जो जिहादी अफगान जिहाद से जो पाकिस्तान में जो जिहादी कल्चर आया है, जो जिहादी सोच आई है, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है। मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान। सन 73 के आइन में ये बात दर्ज है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुसलमान मुल्क है, लेकिन मुसलमान मुल्क का होने का ये मतलब नहीं कि जैसे हम हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि वो अपनी अक़लियतों को ख़त्म कर दे। पाकिस्तान को, जैसे आप देखें, एक पाकिस्तान के एयरफोर्स में एक ईसाई ने किस तरह काम किया, तो हमें भी अपनी अक़लियतों को भी, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। और पाकिस्तान में ये जो फ़िरकावारियत है, जो इंतहा पसंदी है, जो जगह जगह मज़हब के नाम पर लोगों ने दुकानें खोलकर वो सियासत कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल करना है। जहां ताकत इस्तेमाल करनी पड़े वहां ताकत इस्तेमाल करें, जहां एजुकेशन करनी पड़े, अवेयरनेस करनी पड़े, वो करें। ये देखिए, अभी जो वाक़या हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये जो जंग ख़त्म हुई, तो उसके बाद मैंने देखा कि मोहम्मद में और बाजवड़ में और मुख्तलिफ इलाकों में लोग रॉकेट लॉन्चर और बंदूकें लेकर निकल आए। और हिंदुस्तान को इसकी डिस्करेज करनी चाहिए, वहाँ की इंतज़ामिया को, हुकूमत को, और पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए। आप देख लें कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान इंतहाई पसंदी की जिस खाई में गिर रहा है, वहाँ के ना सिर्फ सियासतदान उसमें मुलविस हैं, बल्कि मुझे तो शौक पहुँचा कि जब मैं हिंदुस्तान की मीडिया को देखा, उन्होंने जिस तरह के वो चीखे, जिस तरह की उन्होंने शोर मचाया, जिस तरह की उन्होंने बेसरोपा और झूठी खबरें दी, और बड़े बड़े टीवी चैनल्स में, बड़े बड़े अखबारात में ये कुछ हुआ, तो हिंदुस्तान हम तो उसके लिए भी कहते हैं कि हम तो किसी मुल्क में भी इंतहा पसंदी को पनपता नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक मुल्क में इंतहा पसंदी होगी तो उसका असर दूसरे मुल्क पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में इंतहा पसंदी को हमने फ़रोग़ दिया, उसका नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी हुई, उसका नुकसान पहुंचा हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान की इंतहा पसंदी, नेशनलिस्ट, हिंदू इंतहा पसंद खुद हिंदुस्तान की वहदत को, हिंदुस्तान की सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसकी लपेट में हिंदुस्तान के अच्छे खासे समझदार सियासतदान, कमेंटेटर्स और मीडिया भी आ चुका है।